दुनिया तरीके से पी रही है, कंट्रोल भी कर रही है, उनके पास विल पावर है या फिर उसका ब्रेन का सिस्टम बदल गया है। एडिक्शन एक बीमारी है, ये सिर्फ विल पावर का गेम नहीं। पर्सनालिटी है जो एडिक्शन में नहीं है, वो छोड़े रख सकता है, उसका कंट्रोल शराब पे है, नशे पे है, लेकिन वो एडिक्टेड पर्सनालिटी जो है वो नहीं छोड़े रख सकता। पर्सनालिटी फॉर्मेशन बचपन से होता आता है। एक टाइप की पर्सनालिटी हमारी सबकी है, तो अगर टेंडेंसी है एडिक्शन की तरफ जाने की, तो थोड़े फैक्टर से भी एडिक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारे टाइम पेशेंट मना करते हैं, कहते बस बियर, वो उसको कंसिडर अल्कोहल में नहीं करते। वो बोलते कि मैं शराब नहीं पीता, बस बियर पीता हूँ। अल्कोहल जो है डायरेटिक है और वो किडनी को सिग्नल कर देता है और बार बार इसीलिए यूरिनेशन भी बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है और इसी वजह से जो है बॉडी डिहाइड्रेट है। और ये पथरी निकालने का इलाज नहीं है। एंजाइटी और डिप्रेशन स्टार्टिंग थी या सिचुएशनल प्रॉब्लम, जो हम बोलते हैं बायो साइको सोशल फैक्टर। कोई एक ऐसा पेशेंट जिसने आपको पर्सनली अफेक्ट किया हो और काफी लंबी थेरेपीज उनके साथ चली हो आपकी एंड आखिरकार वो एक अच्छा जीवन जी रहा हो, कोई ऐसी स्टोरी? मुझे इंस्पिरेशनल लगता है जब लोग बेटर होके आते हैं या एडिक्शन छोड़ते हैं, प्रॉब्लम ओवरकम करते हैं। मुझे इंस्पिरेशनल लगता है कि ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। जैसा कि हमारी मुहिम से नो टू अल्कोहल, ड्रग डी एडिक्शन फ्री इंडिया, जैसा कि हमारी मुहिम से नो टू अल्कोहल एडिक्शन फ्री इंडिया और नशे की लत को ना, इस महत्वपूर्ण सेंसिटिव टॉपिक जो कि एक बीमारी जिसे मेंटल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, उस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशि मैम, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में एंड डी एडिक्शन एक्सपर्ट भी हैं। मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैम से जानेंगे कि कैसे ये ओकेजनल जो ड्रिंकिंग है या नशा जो है, कैसे ओकेजनल से एडिक्शन की तरफ चला जाता है और एडिक्शन से मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है, और साइकियाट्रिस्ट इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे हम एक प्रोसेस को फॉलो करके, एक मेडिकेशन को फॉलो करके हम इस बीमारी से, इस घातक बीमारी से हम बाहर आ सकते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल जो है, ऑडियंस को लगता है, किसी भी नशेबाज को या फिर किसी भी एडिक्टेड पर्सनालिटी को लगता है कि उसके अंदर विल पावर की कमी है। कहीं न कहीं उसके अंदर विल पावर की कमी है। दुनिया जो है वो अच्छे से पी रही है, दुनिया तरीके से पी रही है, कंट्रोल भी कर रही है, उनके पास विल पावर है। वो समझता है ये बीमारी नहीं है, ये विल पावर की कमी है या फिर उसका ब्रेन का सिस्टम बदल गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने बुलाया है ना। इतनी अच्छी जो ये आप जर्नी कर रहे हैं और बहुत आई वुड से एक सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक एक्चुअल चीज़ पहुंचा रहे हैं कि होती ही क्या है प्रॉब्लम। मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ। बहुत पेशेंट्स आके हमारे पास ये वाली चीज़ बोलते हैं कि अ, मैं चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, या ये विल पावर वाली चीज़ है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो जब चाहे छोड़ देते हैं, मैं क्यों नहीं छोड़ पा रहा। तो हम ये सबसे पहली बात वहीं से बताना शुरू करते हैं, जैसे कि घबराहट, डिप्रेशन, ये एक बीमारियां हैं। एडिक्शन एक बीमारी है, ये सिर्फ विल पावर का गेम नहीं। तो ये बंदा ना सोचे कि मैं चाहूंगा तो मैं छोड़ दूंगा। अगर ये इतना आसान होता तो हम इसके बारे में यहाँ बैठ के बात ही नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल इतने फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि हम इसे इतनी छोटी सी चीज पे लाके समराइज नहीं कर सकते कि शायद चाहूँ तो छोड़। हुँ। मैम, सेल्फ मेडिकेटिंग जो है यहाँ पर बात आती है। एक तो सोसाइटी में या एडिक्ट को ये पता है और उसको ज्ञान देने वाले भी बहुत लोग बैठे हैं कि भाई साहब ये जो है मैंने छोड़ दी, तू क्यों नहीं छोड़ सकता? दुनिया छोड़ रही है, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस है। ये ड्रग ऑफ चॉइस से ड्रग ऑफ एडिक्शन जो है, उसका जो बन जाना है, ये प्रोसेस कैसे, क्या ब्रेन में कोई इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? आई वुड से इसे और पहले से देखना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल से पहले लेट्स टॉक अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट का क्या है, आप किसी भी नुक्कड़ पे निकलेंगे, आपको शॉप दिख जाएगी। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी अवेलेबिलिटी मेक्स इट समवेयर ओके। जस्ट बिकॉज कोई चीज दुनिया भर में बिक रही है वो अच्छी नहीं है। सेम इज विद स्मोकिंग, क्योंकि अवेलेबिलिटी आसान है तो लगता है कोई बात नहीं कर लेते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होने का।
बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, सबका बॉडी सिस्टम वो डिफरेंटली इंटीग्रेटेड है। Okay. हर जने के केमिकल्स अलग हैं, हमारा मेकअप पूरा बॉडी का अंदर से अलग है। तो ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है एकदम एक्यूरेटली कि कौन लेगा, कौन एडिक्शन की तरफ जाएगा, कौन ओकेजनल की तरफ जाएगा। वेरी ट्रू जो आपने बात बोली कि सब लोग ना सिखाते रहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। होता है क्या है, क्योंकि छोड़ना आसान है, इसीलिए लेना भी आसान है। Yes, ma'am. अगर कोई बंदा मुझे बोलता है कि जी मैंने छोड़ दिया, हम सबसे पहले पूछते हैं दिन। 30 दिन, 60 दिन हम इसे नहीं मानते कुछ। बिल्कुल। क्योंकि इट इज़ इतनी ईज़िली अवेलेबल, वो आप फिर निकलोगे सड़क पे, आप फिर कंज़्यूम कर सकते हो। छोटा सा ट्रिगर आपको वापस ले जाएगा। एक शॉप को देखना ही आपके साथ कोई बैठ के भी कर रहा है, तो भी आपको ये फीलिंग दोबारा आ सकती है कि मैं एक बार लेने से क्या होता है? क्यों? मैंने पहले भी तो छोड़ी है, मैं दोबारा छोड़ सकता हूँ। तो वो जो एक छोड़ना आपके लिए वो होना चाहिए था एक मोटिवेटिंग फैक्टर, वो एक्चुअली ट्रिगरिंग फैक्टर बन जाता है क्योंकि इंसान को कॉन्फिडेंस आने लगता है कि फिर छोड़ देंगे। यस मैम। बट वो एक गलत साइकिल शुरू हो जाती है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि फंसते चले गए हम इस लूप में। यस मैम। ओकेजनल से अगर हम आ गए हैं एडिक्शन में, आपने बताया कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, नेचर जो है हमारे आसपास है, या हम छोड़ तो देते हैं लेकिन फिर दोबारा उसको पी बैठते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एक पर्सनैलिटी है जो एडिक्शन में नहीं है, वो छोड़े रख सकता है। जब उसका कंट्रोल शराब पे है, नशे पे है, वो छोड़े रख सकता है, लेकिन वो एडिक्टेड पर्सनैलिटी जो है, वो नहीं छोड़े रख सकता। तो ऐसा क्या उसकी बॉडी में चेंजेस हो गए हैं जो एक अ, हुँ, बहुत सिंपल वे में अगर मैं इसे और समझाऊँ, आप पर्सनैलिटी फॉर्मेशन बचपन से होता आता है। एक टाइप की पर्सनैलिटी हमारी सबकी है। किसी की थोड़ी घबराने वाली होगी, मेबी किसी की कुछ शक करने वाली हो, किसी के इस टाइप के जो इज़िली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में, मेडिकल टर्म्स इसकी अलग है। तो अगर टेंडेंसी है एडिक्शन की तरफ जाने की, तो थोड़े फैक्टर से भी एडिक्शन में जा सकते हैं। बट एक्चुअली हम इसमें भी ये वाली बात करते हैं कि एडिक्शन एक प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम को कवर कर रहा है। हुँ। मतलब प्रॉब्लम भी है और प्रॉब्लम को कवर भी कर रहा है? हाँ, बहुत-बहुत लोग सिर्फ़ घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना और उदासी, इसको कवर करने के लिए अल्कोहल लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और उनको क्या लग रहा है कि इससे मैं ठीक तो हो रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जब आते हैं तो मोस्ट कॉमन उनकी यही वाली बात होती है कि पी के तो नींद आ रही है ठीक, जिन्हीं पी के तो नींद नहीं आती, अब हम करें क्या? यस मैम। एंड आप समझ सकते हैं कोई भी दवाई इज़ नॉट इक्वल टू नशा। तो दवाई से ग्रेजुअली हम ठीक होना शुरू होंगे, तो वो पेशेंस या वो समय काटना ही मुश्किल है। तो एक्चुअली हम आदमी को असेस ही तब कर सकते हैं उस पर्सन को जब नशा हट जाए। तो कई बार निकल के आता है कि इन्हें घबराहट की बीमारी है या ये डिप्रेशन की बीमारी जी। उसको वो सेल्फ ट्रीट करते-करते एक एडिक्शन की तरफ आ गए कि जी लेनी तो इसलिए शुरू करी थी, इतनी सी लेता था, मैं सो जाता था। बट वो तो बॉडी का फिनोमेना है, बॉडी और माँगेगी और आप उसमें फँस के चले जाएँगे। यस मैम। मैम ये बात मुझे बिल्कुल आपकी बात मैंने पकड़ी कि जब हमें ये सब सिम्पटम्स होते हैं, हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट है, लोनलीनेस है, या हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल से जब भागना चाहते हैं, तो हम अल्कोहल का डोज लेने लगते हैं। वो अल्कोहल हमारी ज़िंदगी में धीरे-धीरे बढ़ता है। उसी की जगह अगर हम मेडिकेशंस पे आते हैं, तो डॉक्टर जो है मेडिकेशंस को फिर धीरे-धीरे कम करता है। बिल्कुल। तो दोनों का अलग प्रोसेस है। यहाँ अल्कोहल बढ़ रही है और वहाँ मेडिकेशन धीरे-धीरे कम हो रही है। तो इंसान जो है ना वो अगर ड्रग्स या नशे की तरफ जाता है, उसको रिलीफ़ मिलता है और वो धीरे-धीरे एडिक्शन में चला जाता है। आज एक मुझे कॉल भी आया था मैम, उस कॉल में जो मैम बता रही थी, कह रही थी कि इन्हें पीने के बाद नींद अच्छी आती है। मैम इस पे क्या बोलेंगे? क्या वो बेहोशी वाली नींद है या मतलब वो एक्चुअली ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, मैं आपको बताऊँ साइंटिफिकली अल्कोहल नींद के लिए अच्छा है नहीं। हुँ। इट इज़ अ डिप्रेसेंट काइंड, मतलब कि जैसे ही आप लेते हैं, एकदम नींद तो आती है बट बहुत फ्रैगमेंटेड नींद आती है, वो डीप स्लीप नहीं आती और टूट-टूट के आती है। एंड अगर लेते रहें तो नींद की क्वालिटी और खराब ही होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो एक्चुअली एडिक्शन की प्रॉब्लम से ज़्यादा उसको सबसे पहले नींद की प्रॉब्लम है। अब अगेन उसका इलाज नींद की दवाई भी नहीं है, उसका इलाज दिमाग की दवाई है जिससे उसे अपनी नींद आनी स्टार्ट होगी। ये मोस्ट कॉमन आई थिंक चीज़ है जो आप बता रहे हैं, जो मैं रोज़ के काम में देखती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती, मैं लूँगा। यस मैम। आप या तो कुछ ऐसा दे दो मुझे कि मुझे एकदम वैसी ही नींद आए, नींद आए। नहीं तो मैं नहीं छोड़ूँगा तो। यस मैम। मैम ये तो
जो है नींद की डिपेंडेंसी जो है ना, किसी ने ओकेजनल भी लेना स्टार्ट किया हो, किसी ने एन्जॉय में लेना स्टार्ट किया हो, बाद में उसे पता लगता है कि इससे तो मुझे नींद भी आ रही है। जब वो उसे छोड़ता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती वैसी। और होता क्या है, अल्कोहल जैसे ही एक लिमिटेड डोज़ तक जाती है, एक मान लो जो भी उसकी डोज़ है वहाँ तक गई, उसके बाद वो बेहोश हो गया और उसको नींद आ गई। तो वो उसको असली नींद समझ बैठता है। यहाँ पर जो है आपने बताया कि टूट-टूट के नींद आती है, और वो एक्चुअल नींद है ही नहीं। एकदम तो आदमी नींद में गिरेगा, बट फिर उसको टूट-टूट के आनी स्टार्ट होगी, तो उसको एक्चुअली वो स्लीप लेटेंसी कम चाहिए, पीते ही आ जाए, वो करवट ना बदलनी पड़े। यस। मैंने खुद से किया है। एग्ज़ैक्टली मेरे भी कनेक्शन लग जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि मैं भी अल्कोहलिक था। तो मैम यहाँ पर एक स्लीप का टर्म आता है आरईएम स्लीप। तो सुना है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल से आरईएम स्लीप डिसऑर्डर भी हो जाता है। वो जो गहरी नींद है वो नहीं आ पाती। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ऑडियंस के लिए और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 तरीके की नींद है, एक आरईएम, एक एनआरईएम। आरईएम वाली स्लीप में जो सपने आते हैं, हमें याद रहते हैं। एनआरईएम में भी सपने आते हैं, वो हमें याद नहीं रहते। तो जनरली अल्कोहल से ये भी होता है कि जो आरईएम स्लीप बढ़ने लगती है या फिर डिस्टर्ब आप बोलिए होने लगती है, तो उससे होगा क्या, अल्टीमेटली दहशत वाले सपने। यानी वो जना बोलेगा जो इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं विविड ड्रीमिंग। मैं सपने में भाग रहा था, कोई मेरे पीछे आ गया, किसी ने मेरे से सामान छीन लिया। खतरनाक वाली चीज़ है और इतनी रियल फील होती है कि हम सपने और रियलिटी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। सबको कभी ना कभी स्ट्रेस में ऐसे सपने आते हैं, बट अल्कोहल से वो सपने बढ़ जाएँगे। तो इंसान को वो फ़ियर, वो खौफ और बैठता चला जाएगा, उससे उसकी नींद और डिस्टर्ब होगी। तो एक ही लूप शुरू हो गया हमारा, और फिर हम उसे ट्रीट किससे कर रहे हैं? उसी पॉइज़न से। तो आरईएम स्लीप जो है बढ़ जाती है इसमें। हाँ, अब डिस्टर्बेंस एक बेटर वर्ड है जो हम बोलेंगे, हम बढ़ना कम होने से ज़्यादा हम इसकी साइकिल लेंथ पे डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, एक टोटल लेंथ ऑफ स्लीप तो इम्पोर्टेंट है ही। अब वो सबकी बॉडी की अलग है, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितनी जिसकी। उसमें फेजेज़ आते हैं कि 60 से 90 मिनट रेम आएगी, फिर एन रेम आएगी, इस तरीके से। तो ये साइकिल डिस्टर्बेंस ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है रादर देन ड्यूरेशन। हुँ। तो गाइस, जैसा कि मैम ने बताया कि जिसे तुम नींद समझे बैठे हो ना, वो एक तरह से तुम बेहोशी में जा रहे हो, और इसी वजह से ही सुबह आपका जो है काम में मन नहीं लगता। आप कहीं न कहीं लो फ़ील करते हो, हैंगओवर होने लग जाता है, क्योंकि आपको नींद जो है वो प्रॉपर आई नहीं है। मैम यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है, सुबह की बात पे आया मैं, हैंगओवर। लोग पानी बहुत ज़्यादा पीने लग जाते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। ये क्या कोई बायोलॉजिकल फेनोमेना है ना? वो तो शाम को बोल रहा है कि मैं तो बियर 4 पिया था। 4 मतलब 6 चुक 24, 240 द 2400 एमएल वाटर पी गया। मैं तो बियर वाटर है, तो वो कैसे पानी कम हो गया? अब इस पे मैं इस बात से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात तो बियर भी अल्कोहल है। बियर अल्कोहल। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हमें सिखाते हैं, तो बहुत सारे टाइम पेशेंट मना करते हैं। कहते हैं बस बियर, वो उसको कंसिडर अल्कोहल में नहीं करते। वो बोलते थे मैं शराब नहीं पीता, बस बियर पीता हूँ। तो पहली बात तो सबके लिए बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है सबको। अल्कोहल हर टाइप की वो चीज़ है जो कंज़्यूम करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी परसेंटेज हो। अच्छा, अल्कोहल एक तरीके का डायूरेटिक है, यानी कि वो बॉडी से पानी निकालता है, यूरिन ज़्यादा पास होगा, बाथरूम ज़्यादा आएगा। किडनी को सिग्नल दे देता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वो इसलिए फ्लश ज़्यादा करता है। हाँ, तो यानी स्वेटिंग भी ज़्यादा होगी, तो गला ज़्यादा सूखेगा, यूरिन बाथरूम ज़्यादा आएगा, तो आदमी डिहाइड्रेट फ़ील करता ही करता है। तो ये तो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, वो होनी ही है। थोड़ी-मोड़ी में तो इसलिए नहीं होंगी कि आपकी बॉडी एक फंक्शनैलिटी में है, वो एडजस्ट करेगी। एक लिमिट के बाद बॉडी नहीं एडजस्ट करेगी तो तकलीफ होगी। अल्कोहल जो है डायरेटिक है, और वो किडनी को सिग्नल कर देता है, और बार-बार इसीलिए आपको यूरिनेशन भी बढ़ जाता है, स्वेटिंग बढ़ जाती है, और इसी वजह से जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। और ये पथरी निकालने का इलाज नहीं है। मैं के ये तो मुझे भी बताया गया, और काफ़ी लोगों को बताया गया। ये एक एक जो कहते हैं ना, एक कम्युनल मिथ होती है कि हमारे एरिया में ये बात चलती है, तो सबको पता ही है शुरू से। कि बियर ज़्यादा पी। हाँ, ये तो ओवरली निकल जाए। वो उसका सिर्फ डायूरेटिक इफेक्ट है जो आप और बहुत अच्छी चीज़ों से निकाल सकते हैं। कोई नॉन अल्कोहलिक को आप ये सजेशन नहीं देंगे और ना देना चाहिए कि लोग बहुत प्राउडली बताते हैं। होते हैं। मैंने तो बियर पी थी, मेरी पथरी निकल गई। ये बहुत ज़्यादा एक जो हम कहते हैं मूर्खतापूर्ण बात है, जो फैलती जा रही है, वो हम कहते हैं टिपिकल वर्ड ऑफ माउथ है। एक जना 10 को बताएगा, 10 100 को बताएँगे। तो ऐसे ये बात ना सच्चाई बनती चली जाती है, जो
कितनी गलत है आप सोचिए। ऐसे बहुत प्रोपेगेंडा हैं जो रियलिटी में मतलब फैले हुए हैं दुनिया में। अगर मैं इसको ऑफ द टॉपिक बोलूँ तो कई बाबा लोग भी बैठे हुए हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही इराद कर रहे हैं शराब का, और दुनिया बोल रही है उनसे ठीक हुआ है। कहाँ ठीक हुआ है, कौन ठीक हुआ है, वो नहीं पता। ये नहीं पता, सही बात है। मैम अब यहाँ पर बात आती है रिहैबिलिटेशन की। तो एडिक्शन में चला गया है इंसान, एक लॉन्गर टाइम ऑफ एब्स्टिनेंस के लिए उसको रिहैबिलिटेशन में कहीं न कहीं डालना होता है, क्योंकि वो घर पे जो है वो उस एब्स्टिनेंस को मेंटेन नहीं कर पा। तो रिहैबिलिटेशन से लोग रिकवर भी कर जाते हैं और कुछ लोग बाहर जाते ही तुरंत रिलैप्स हो जाते हैं। क्या फैक्टर्स जो हैं? और इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा मैम रिहैबिलिटेशन से लेके ही। लेकिन अभी जो रिहैबिलिटेशन से कैसे रिकवर कर जाते हैं और कुछ लोग जो है रिलैप्स कर जाता है? एक ना साइकिल है, मोटिवेट हुआ इंसान, बहुत दृढ़ निश्चय बनाया मैं छोड़ दूँगा। ठीक है। थोड़ी देर परेशानी की स्टेज में रहे, अगेन छोड़ा, हिम्मत करी, छोड़े रहे एंड देन रिलैप्स हो गए। यानी हम चाहते हैं वो इस लूप में रहे, छोड़े रहे और इसी में घूमता रहे। इसी में घूमता बट वो फॉल आउट टाइप्स यानी कि वापस इस लूप में एंटर करता है, लेने के बाद दोबारा फिर रिलैप्स, फिर रिलैप्स। हम चाहते हैं लूप ब्रेक आउट करो, बाहर निकलो, कि तुम्हें तकलीफ ना हो। टेक्निकली अगर हम बोला जाए 2 से 4 बार एक आदमी इस लूप से गुजरता है तोड़ने से पहले। बहुत रेयर है कि एक आदमी ने एकदम दृढ़ निश्चय करा और छोड़ दी। बिल्कुल। वो घूमते रहते हैं हम उस लूप में। अगेन वो केमिकल प्रॉब्लम भी है बिकॉज़ लेते-लेते हमारी बॉडी की टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। प्योरली विल पावर का जो हमने स्टार्ट किया था वो गेम है ही नहीं। अच्छा, कमिंग बैक टू इस वाली चीज़ कि कई लोग रिहैब से बाहर निकल के वापस क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका वो सिस्टम ही अभी तक रीसेट नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दवाई का रोल नहीं है। अगर ये इतना ही आसान होता तो फिर तो बहुत ईज़ी था, हम कम्युनिटी में जाके, घर जाके जैसे पोलियो पिलाते हैं, हाँ, तो दवाई घर जाके हम वैसे पिलाने लगते हैं अगर सिर्फ़ मेडिकल का रोल होता इसमें। इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द साइकी। साइकोलॉजी कैसे चेंज हुई? आपका इमोशनल प्रॉब्लम थी क्या? आप नशे की तरफ गए ही क्यों? नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई? मन खराब तो नहीं था? गुस्सा तो नहीं करते ज़्यादा? मतलब इतनी चीज़ें हैं जो हमें इसमें कंसिडर करनी चाहिए। एंड अगेन रिहैबिलिटेशन में भी जहाँ एडमिट थे वहाँ हुआ क्या? कि आपको सिर्फ कोल्ड टर्की करके वहाँ छोड़ दिया गया? बिल्कुल। क्या वहाँ पे दवाई टाइम से मिली? क्या आपको वोकेशनल ट्रेनिंग या जो कहते हैं रिहैबिलिटेशन बैक इन द सोसाइटी, आप काम भी करते हैं, नहीं करते? ऐसा तो नहीं वो आदमी खाली बैठा है पूरे दिन तो क्या सोचेगा? मैं पी लेता हूँ सब कुछ, काम ही नहीं है मुझे। काम करना भी लाइफ में इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम ये सारे फैक्टर्स नहीं करते ना वो इंसान उसी लूप में चलता रहेगा। अगेन उसे तो लग रहा है ना मैं फिर छोड़ दूंगा, बट ये वो साइकिल में घूमते घूमते कितना डैमेज हो रहा है। और इस बारे में मैं एक चीज आपको और बताती हूँ, जितनी बार हम उस साइकिल में घूमते हैं उतना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जितने ज़्यादा बार रिलैप्स हो गए, हाँ, वो धीरे-धीरे मोटिवेशन जो है वो बहुत नीचे आ जाए। और केमिकल लेवल पे भी बॉडी इज प्रिपेयरिंग कि आप दोबारा दोगे। उसको तो पता है ना 5-6 महीने बाद दोबारा मिलेगा, वो कैसे अपने आप को मेंटेन करे। ओके। That is why clear-cut role of medicines initially and long-term maintenance, plus psychological assessments, psychological therapies and rehabilitation. हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज की लैकिंग है। जो लोग एक्सेस नहीं कर पाते, दवाई स्टिल आई थिंक लोग को इतना पता है दवाई कि में तो लगता है कि डॉक्टर से मिले और इन्होंने दवाई दी, दवाई के हो गए ₹1200, डॉक्टर के हो गए ₹1500। साइकोलॉजी का ऐसा है कि यार बात करने के मैं पैसे क्यों दूँ? और फिर मैं क्यों बार-बार बात करने जाऊँ? अब तो ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है। अब इसमें एज का गेम भी आता है। अब आप देखिए जनरली आदमी क्या होगा 40, 45, 50 साल का ऑन एन एवरेज, मैं अपने एरिया की बात करती हूँ, ये दिल्ली वेस्टर्न यूपी वाली। जब इंसान सोचता है कि अब छोड़ दे होनी चाहिए। या अब वो बच्चे बड़े हो गए वो लड़ते हैं। पहले बीवी का बस तो नहीं चला, अब बच्चे मदर का तो कभी चलता ही नहीं। सड़कों पे स्पेशली अगर हम मैं बहुत ज़्यादा कल्चरल अपने एरिया की बात कर रही हूँ, जो सोसाइटी में हम रहते हैं ग्राउंड लेवल के, तो हमारे पास जब लोग आते हैं ना वो वाला केटर है कि बच्चे बड़े हो गए अब ये लड़ते हैं या ये मुझे धमका रहे हैं कि भाई अब तुम छोड़ दो। तो आप 45-50 ईयर ओल्ड, आप अपने फेज में इतने सेट हो, अब आप कैसे छोड़ोगे? और आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए, आपको मिल गई कोई 25-30 साल की पढ़ी हुई अच्छी पूरी, मैं कह रही हूँ आप चाहे पीएचडी के पास गए, 30 ईयर ओल्ड, हाँ। ये मुझे क्या बताएगी? यस। इसी की लाइफ का पता ही क्या है? इससे ज़्यादा ज़िंदगी तो मैंने देखी है और ये तो वही बातें बता रही है जो मैं पहले से जानता हूँ।
बट हम क्या समझते हैं, आप उसकी एज कहाँ से गिन रहे हैं? हम लाइफ लिव्ड नहीं गिनते, हम करियर का टाइम गिनते हैं। वो जना वही काम 10 साल से कर रहा है, आप 1 हफ्ते से कर रहे हैं। यस। आप छोड़ने की कोशिश 1 हफ्ते से कर रहे हैं, वो 10 साल से एक काम में है। तो उसकी एज 30 साल नहीं हुई, आपकी 1 हफ्ता हुई, उसकी 10 साल हुई। बिल्कुल। तो टॉकिंग थेरेपी के अलावा देयर आर प्रॉपर थेरेपीज, देयर आर मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपीज, वीटी यस मैम। देयर इज आरपीटी रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी। तो इसे से बातचीत ना समझे, इससे ब्रेन के केमिकल्स चेंज होते हैं। बिल्कुल मैम। हमें लगता है कि वो जो पज़ल सॉल्व कराई जा रही है, वो पता नहीं मतलब क्या है यार, ये पज़ल तो मैं घर पे ही कैंडी क्रश खेल के कर लूँगा। हाँ, लेकिन वो पज़ल एक्चुअल में मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो मुझे पज़ल सॉल्व कराने लग गए। वो वर्ल्ड लेवल पे कोई पज़ल्स थी। मैं कह रहा था यार ये क्या है? तो इंसान जो है ना जजमेंटल बन जाता है और कहीं न कहीं वो सोचता है कि यार बातों से मैं कहाँ ठीक हो जाऊँगा। एंड जैसा मैम आपने बताया ना कि हमें यहाँ पर मल्टीपल रूट कॉज़ जो हैं हमारे, मल्टीपल रूट कॉज़। ऐसा नहीं है कि मैंने नींद के साथ डील कर लिया, मुझे कोई और फैक्टर रिलैप्स करा देगा। तो जितने भी मेरे मल्टीपल रूट कॉज़ हैं, उन पे काम करना ज़रूरी है और वो जो है एक प्रोफ़ेशनल हेल्प के साथ अगर मिल के काम करेंगे, तो नशा होता है ना कि नशा हो गया, मिल के ही स्टार्ट किया था महफ़िल में, अब इसको मिल के ही छोड़ना है। कहीं न कहीं साथ किसी का रहेगा, तो छोड़ पाएगा, कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी रहेगी तो छोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं छोड़ पाएगा इस वेरी ट्रू। सैडली लोग क्या बोलते हैं कि मैं कैसे छोड़ दूँ, फिर मैं दोस्तों के साथ बैठूँगा कैसे? वो सब शाम को पीते हैं, आपको लगता है मैं बैठूँगा और वो मुझे नहीं पीने देंगे? तो ये सोशल प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा लोग फेस करते हैं जी, हमारा काम ही पीने के साथ होता है। शाम को ट्रेडिंग ही ऐसे होती है, एक्सपोर्ट का सामान आता है। तो वो सोशल कॉज़ भी बहुत है, आदमी छोड़ना भी चाह रहा है तो उसे 4 लोग ये नहीं कहेंगे तू छोड़ दे, कहेंगे हम भी पी रहे हैं, तू भी पी। और इसमें आप देखिए जनरेशनल शिफ्ट का भी रोल है। आप 15 साल, 20 साल पहले हम लोग जब बहुत छोटे थे, आप तब की सोचिए। तब माहौल क्या था, कोई 1 पी रहा है, 4 नहीं पी रहे, तो उसे बुरा मानते। अब क्या है, अगर 5 लोग पी रहे हैं और अगर मैं नहीं पी रही हूँ, तो मुझे बोलेंगे तुम बेवकूफ़ हो। वो सोसाइटल शिफ्ट, वो नॉर्म ही शिफ्ट हो गया है कि जो नहीं कर रहा है ना, वो बेवकूफ़ की कैटेगरी में आ गया। इसकी तो ज़िंदगी ही नहीं चल रही कुछ। हाँ, ये इसे मज़ा करना नहीं आता। इसे मज़ा करना नहीं आता और ये कोई ज़िंदगी थोड़ी जी रहा है, कि ऐसे ही मर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक टर्म मुझे ये भी समझ में आई कि इमोशंस जो हैं हमारे, इमोशंस को मैं कहूँ तो डिटॉक्स, यानी उन्हें रीसॉर्ट करना पड़ेगा, रीस्टार्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा और उनको रिबूट करना पड़ेगा, तो डिटॉक्स करना पड़ेगा इमोशंस को। मगर इसमें साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कैसे हेल्प करते हैं? हमें ड्रग्स जो है, अल्कोहल तो छोड़ना ही है, साथ में हमारा इमोशंस जो है उनको भी डिटॉक्स करना है, रीस्टार्ट करना है, रीवायर करना है या रीबूट करना है। उनका डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे लेते हैं मैम? ओके, अगर हम बिल्कुल ये समझिए कि आज कल रात किसी ने लिया और आज हमारे पास वो आए कि जी अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो एक कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग विद दिस मेडिसिन्स फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेविंग, इच्छा ना हो इंसान की लेने की, ऑब्वियसली उसे एंग्जाइटी ना हो उसके लिए, उसे नींद बेटर है उसके लिए। अगेन कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के लिवर के लिए हमेशा चलेगी ही साथ में, बिकॉज़ जो जना कंटिन्यूअसली ले रहा है लिवर में भी कहीं न कहीं डैमेज स्टार्ट हो गया होता। हम थोड़े दिन में जल्दी-जल्दी हम सोचते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग शायद आदमी थेरेपी के लिए एक्सेप्टेंस ना ले, तो शॉर्ट फ़ॉलो-अप्स बुला के डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी आप एडमिट कर सकते हैं, जितना है या फिर उसके हिसाब से। बट वी डू स्टार्ट एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जायटी या मूड स्टेबलाइज़र पेशेंट के हिसाब से कि उसे और क्या दिक्कत हो रही है। अगेन ये मेडिसिन टाइम लेती है असर दिखाने में। ऐसा नहीं है कि मैंने आज ली और कल से असर आ जाएगा। ना में भी आप समझिए 4 हफ्ते के आसपास इन दवाई को बिल्डअप होने में लगते हैं। तब तक आपकी क्रेविंग और विथड्रॉल कम होता चला जाएगा, जैसे इमोशन वाली दवाई सपोर्ट करेगी। छूटेगी तभी जब इमोशन सॉर्ट होंगे, वो बिल्कुल क्लियर है। और जैसे-जैसे क्लैरिटी आती चली जाएगी, सीबीटी जो थेरेपीज़ हैं, वो उसे अनवायर या उसे सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगी कि मैं फँसा ही क्यों मेरे लिए ये आउटलेट है ही क्यों? मेरे लिए आउटलेट एक्सरसाइज क्यों नहीं था? मेरे लिए इमोशनल रेगुलेशन पंचिंग बैग क्यों नहीं था? क्यों अल्कोहल की तरफ है? जब तक हमें बेसलाइन आंसर नहीं मिलते, तब तक कोई इमोशन सॉर्ट ही नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना आग पे कपड़ा नहीं डाल सकते, वो जवानी अंदर से ही पड़ेगी रह के। यस मैम। तो अगेन मेडिसिन्स एंड थेरेपी, बट इट टेक्स टाइम। और सबको चाहिए कि एक दिन में
मतलब मैं देख रहा था कि एक पेशेंट का मेरे पास कॉल आया और मुझे कह रहा है कि उनकी वाइफ़ कह रही थी कि सर ऐसे-ऐसे मतलब शी वाज़ वीपी कि यार मेरे हस्बैंड को बचा लो प्लीज़, ये है। तो मैंने कहा मैम एक प्रोसेस है, उसे फ़ॉलो करना पड़ेगा। अच्छा मुझे बड़ा बुरा लगा तो मैंने 1 दिन बाद फिर कॉल कर दिया उन्हें। तो उनका जवाब आता है सीधा कि मेरे हस्बैंड ठीक हो गए हैं, कल हमने डॉक्टर को दिखा दिया था। अब मतलब डॉक्टर के पास गए और वो बीमारी जो है ठीक हो गई। मतलब मैं अगर डॉक्टर के पास चला गया पहली बात तो मैंने आसान कर दिया है कि मैं डॉक्टर के पास गया हूँ। मैं एडिक्टेड हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं डॉक्टर के पास चला गया और उसके बाद चला गया हूँ तो मैं 1 दिन में ठीक हो गया हूँ। Unfortunately, people come to us when they're physically sick. बहुत कम होता है विथड्रॉल्स के टाइम पे ही आएगा। जब वो पी ढंग से रहा है, उसे उल्टी नहीं आ रही, उसे विथड्रॉल्स नहीं आ रहे, वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? एंड अल्टीमेटली टाइम के साथ साथ साइड इफेक्ट फिजिकल बॉडी पे भी शो होने लगते हैं। लिवर खराब होना, भूख ना लगना, हाथ पैर कांपने लगना या दिन के काम में असर आने लगना। आप काम पे जा रहे हो, आपके हाथ कांपे जा रहे हैं, आपको कोई टोक दे रहा, यस। तो आपको ये प्रॉब्लम है कि अब मुझे लोग टोक रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात आ रही है। या फिर उल्टियां हो जाए, खाना पचना बंद हो जाए, या फिर गुस्सा आने लगे, मार पिटाई, और इससे और बीमारियां भी हो सकती है जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि 4-5 लोग मिलके पी रहे हैं ओके। और एक ज़्यादा बीमार हो गया, हाँ। हॉस्पिटल पहुँच गए, या बहुत ही रेयर केस में अनफॉर्चुनेट इवेंट में डेथ हो गई। तो वो डर के मारे 4-5 लोग एकदम से छोड़ देते हैं एकदम से छोड़। कि इतना हिट करता है। एक तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ अ नोन पर्सन, और ऊपर से ये देखना कि ये किसी के भी हमारे साथ हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाई हमारे पास जब आते हैं ना, वो मोटिवेशन या वो विल है नहीं, वो एक मजबूरी है। तो हमारा जो गेम स्टार्ट होता है वो मोटिवेशन से नहीं, हमारा तो पहले कॉज से ही है कि क्यों आए आज? मेरा पहला सवाल ये है, आज आपने क्या सोचा कि आप छोड़ देंगे? ऐसी क्या बात हो गई? यस। आप 10 साल से पी रहे थे, अब आप भी पीते हैं? तो अगर घर वाले ज़बरदस्ती लाएँ, बहुत मुश्किल है कि छूट जाए। अगर बंदा ने अपना ही मन नहीं बनाया कि भई मैं छोड़ूँगा, तो नहीं छूटेगी। वो तो है ही मैम, एक्सेप्टेंस अगर नहीं आएगी, ज़बरदस्ती आप कितना भी ले जाओ, तो वो चला जाएगा घर वालों को दिखाने के लिए, चलो भाई ले चलो। और फिर घर आके बोल भी देगा, तुम लेके गए तो उससे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। है ना? तो ये मैम 1 या 2 दिन की गेम नहीं है। जैसे पीना जो है बहुत लंबे पीरियड में इंसान सीखता है। जैसे इंसान को एडिक्शन में आने में सालों लग गए, ऐसे कहीं न कहीं इसे कुछ महीने का टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो मैम एक क्वेश्चन और निकल के आता है इससे कि शुरुआत का एक पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो हमें कितने दिन जाना है? फ़ॉलो-अप्स कैसे करने हैं? इतना लगातार कैसे जा पाएँगे? एक्चुअली कोई ना सेट टाइप नहीं है। हाँ। अ, कोई ये नहीं बता सकता प्री-डिसाइडेड नहीं है कि कितना लगेगा टाइम। यूजुअली मेडिसिन्स का मैं ज़रूर कह सकती हूँ समय के साथ कम हो जाती हैं, फ़ॉलो-अप आपका 1 महीने में, 2 महीने में हो सकता है। बट कंसिडरिंग थेरेपीज़ आपकी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है कि कितना है। हम मोटा-मोटा 6 से 12 सेशन मान सकते हैं, बट अगेन वेरी पर्सनल, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन में जी रहे हो, कोई और चीज़ तो नहीं चल रही। अ, 6 से 12 सेशन एक रफ आंसर है, बट वेरीज़, रिलैप्स तो नहीं कर गए। तो पिक्चर रोज़ बदलती है। ब अभी अगर मान लो कोई आ भी गया 2 महीने तक लगातार फ़ॉलो-अप भी कर रहा है, हमने देख लिया कि उसका मोटिवेशन अप हो गया है, वो डिसिप्लिन भी हो गया है और कहीं न कहीं लॉन्गर टाइम वो एब्स्टिनेंस की तरफ जा रहा है और एकदम से रिलैप्स हो गया। तो फिर वो सारी मेहनत जो है दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये सब्जेक्टिव टॉपिक है, पेशेंट टू पेशेंट जो है वेरी कर सकता है। लेकिन जनरली इसमें अगर हम रफ मान के चलें कि कोई शिद्दत से लग गया, बिना रिलैप्स के और उसने बोल दिया कि डॉक्टर मैं आपकी सारी बात मानूँगा, साइकोलॉजिस्ट को भी बोल दिया, उसने सरेंडर कर दिया कि भैया मैं ये हूँ और मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो उस केस में कितना वक़्त लग सकता है? स्टिल कंसिडरिंग मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम तो समझिए, क्योंकि दवाई टेपर आउट होगी, मेंटेनेंस देखेंगे, थेरेपी में डालेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। बट अगर हम बहुत टेक्निकल बात करें, जब तक 1 साल छोड़े भी नहीं होता, हम उसे छोड़ना नहीं मान सकते। हुँ। ये तो है ना। 1 साल जो है मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है कि उसके बाद कहीं न कहीं जो है फिजिकल रिकवरी भी आ रही है, मेंटल रिकवरी भी हो रही है, आपकी बॉडी भी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। यस मैम। यहीं से एक और क्वेश्चन आया मैम जो हाँ मैम जो मेडिकेशंस हैं, मेडिकेशंस से लोग बहुत घबराते हैं, खास करके मेंटल मेडिकेशन से।
कि एक बार शुरू हो गई ना तो भाई साहब ये फिर चलनी है। स्वीट। ये तो आई थिंक ऐसे रटा हुआ आंसर ना सारे दिन यही बोलती रहती हूँ मैं। सब लोग बहुत डरते हैं। अब बहुत हंसी की बात है, अब देखिए ऐसे होना नहीं चाहिए, बट अब कोई ना अल्कोहल के साथ और सूखे नशे, बड़े नशे कर रहे हैं, और वो जाने से पहले बोलता है मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। यस मैम। मतलब वो वहाँ अल्कोहल ले रहा है, सूखे नशे ले रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइड तो दवाइयाँ हैं, दवाई तो बनी है इस चीज के लिए, जो एक पूरे प्रोसेस से होके निकली है। हम कहते हैं दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। क्या, वो पूछते हैं परहेज बताइए, क्या परहेज सिर्फ नशे का है आपका, वो ही कर लीजिए, वो ही सबसे जरूरी है। तो आई अंडरस्टैंड अगेन, जैसे मैंने बोला ना, कोई एक चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ की तरह फैल गई, तो ये दवाइयों के लिए भी है कि किसी ने फैलाई और ये अगेन जस्ट प्रोपेगेटेड। आप देखिए डायबिटीज की दवाई के लिए कोई क्यों नहीं कह रहा कि इसकी आदत लग जाती है। यस मैम। ड्रग्स तो लेनी भी लाइफ लॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव बीन डायग्नोस्ड डायबिटिक एट 50 इयर्स 55 इयर्स, दे नो कि जब तक जिंदा है खाएंगे। वो दूसरे को जाके ये क्यों नहीं कह रहे मुझे डायबिटीज की दवाई की लत लग गई। एक्सेप्टेंस ऑफ डायबिटीज इज अ बिग फैक्टर हियर, एक्सेप्टेंस ऑफ एडिक्शन इज नॉट। अगर हम उसे डायबिटीज से आप कोरिलेट करके समझाइए, हाइपरटेंशन समझाइए, हार्ट की दवाई से समझाइए, हम उसके लिए लत वाला वर्ड क्यों नहीं यूज कर। यस मैम। वहाँ पर आप लाइफ लॉन्ग खा रहे हो। वो आपको पता है आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, इसलिए खाएगा इंसान। मैं यहाँ पर एक सीजर और उसकी बात भी करता हूँ मैं। सीजर का फीड्स का भी ऐसा है कि 3 साल तक चलेगी, अगर उसके बीच में कुछ नहीं आया तो फिर आपको लाइफ साल पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही ना, वो इंसान समझता ही है जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जरूरी दवाई, ये फालतू दवाई। यहाँ ये सोच का फर्क है, ये दवाई की प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी की प्रॉब्लम। मैम यहाँ पे आ, जो बेसिक पार्ट है हमने कवर किया। यहाँ पर आते हैं हम विड्रॉल्स पे। विड्रॉल्स पे ही डॉक्टर्स याद आते हैं। तो मैम विड्रॉल्स के टाइम पे जो पेशेंट को महसूस होता है कि वो अब मर जाएगा और अब उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाने चाहिए और ब्रेन किस टॉर्चर से गुजर रहा होता है मैम? और अगर ऐसा विड्रॉल्स आने लग गए, इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे विड्रॉल्स आने लग गए हैं तो क्या ये साइन है उसके लिए कि उसको अब तो छोड़ देनी चाहिए? देखिए विड्रॉल तो किसी भी चीज का आ सकता है। अगर शुगर ही हम भी रोज ले रहे हैं, एक दिन नहीं लेंगे तो शुगर की क्रेविंग होने लगती है। आप व्रत वाले दिन देखिए नमक की क्रेविंग होने लगती है। आप रोज नमक लेते हैं, व्रत में सादा नमक ले या नहीं लेंगे तो फर्क पड़ता है। विड्रॉल इज एनीथिंग जो आपकी बॉडी को जो रोज चाहिए और जो नहीं मिल रहा। ठीक। अब वो चिड़चिड़ाहट, बेचैनी, नींद ना आना, हाथ पैर कांपना, बहुत सारी चीजें एक्सवाइजेड। और और ये साइकोलॉजिकल आपने बात कर ली, फिजियोलॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, फिजियोलॉजिकल भी बात कर। फिजियोलॉजिकल हाथ हाथ कांपना, अब ना हो गई, दिमाग ना चलना, नींद ना आना, हो गए इसमें। बिल्कुल आदमी को डरना, ऐसी चीजें दिखाई देना जो एग्जिस्ट नहीं करती और वो उन्हें दहशत में पहुंचाती है। यस। उससे उन्हें लगता है बस ये नहीं दोबारा होना चाहिए, छुड़वा दो मेरी कैसी। सैडली व्हेन पेशेंट्स गेट बेटर आउट ऑफ द आईसीयू, आउट ऑफ देयर होम, वो 10 दिन में फिर सिचुएशन में आ जाते हैं। यस मैम। दुख भूलना शायद आसान है, यट उस समय इतना ट्रॉमेटाइज्ड इंसान होता है वो बस उससे निकल जाए बाहर। सैडली उसे 15 दिन बाद याद नहीं रहता। एमनीजिया भी होता है उस पीरियड का, यस मैम। जेन्युइनली भी याद नहीं रहता। और जब इंसान ठीक हो जाता है वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है, मुझे क्या होगा। 15 दिन आपने बहुत ज्यादा बात बोलती, मैं बता रहा हूँ 4 दिन में अगर विड्रॉल्स ठीक हो गए, एक आध रोटी अंदर जाने लग गई, वापस नहीं। नॉर्मल। अगर यूरिनेशन शुरू हो गया, 2 नंबर जा पा रहा है वो, अगर वो सारी नॉर्मल एक्टिविटीज करने लग गया तो वो कहेगा भैया मेरे को छोड़ो यहाँ से, मैं कहाँ डॉक्टर, अरे मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। मैं एडमिट हुआ यथार्थ में, मुझे डॉक्टर ने बोला कि 20 दिन 25 दिन लगेंगे। मैंने मन में सोचा कोई बात नहीं, देखता हूँ। तीसरे दिन ही भैया मेरे को छोड़ो यहाँ से, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तो वही है कि जैसे ही विड्रॉल्स ठीक हुए, नॉर्मल खाने पे आए ना, क्योंकि उस टाइम तो क्या है, खाना भी अंदर नहीं अच्छा लग रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वापस इंसान शुरू कर देता है, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ, हमने सिर्फ एंटी क्रेविंग दवाई का है उसका, सब चीज समय लेती है, वो समय ही काटना शुरू का मुश्किल। और यहाँ ही वो आपके सवाल जो रिहैब वाला था उसका रोल यही है। अगर यही इंसान सोसाइटी से थोड़ा सा अलग में रहेगा तो वो समय उसका कट जाएगा, क्योंकि वहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, योगा, म्यूजिक थेरेपी, जो डिपेंडिंग ऑन सेंटर जितनी चीजें हो रही है ना, तो वो दिमाग हटेगा। मैम रिहैब की कंडीशंस तो इतनी बेकार हैं कि आप गूगल पे सर्च करेंगे और वो रिहैब क्या कुछ और ही, वो कैद खाना मिल जाता है। यूजुअली सी इसमें पैसे का फैक्टर अनफॉर्चुनेटली है। जो थोड़े चीपर होंगे, एज लो एज आई वुड से इन आवर एरिया 10,000 12,000 रुपए महीना। 10,000 में तो खाना नहीं होता मैम, 3 टाइम का एक इंसान का रहता खाना कैसे कोई दे देता है? तो फिर वहाँ पे क्या इलाज होगा? हाँ, वो एक्चुअली इलाज वाली जगह है ही नहीं, वो कोल्ड टर्की है।
आपको वो सोसाइटी से अलग करके वहाँ छोड़ दिया, आप तड़प रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बट देन अगेन मैं ना उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब देखिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता वो करे क्या? ठीक तो उसे करना ही है कैसे नहीं कैसे करके अपनी फैमिली मेंबर को बचाना है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है आदमी हाथ पैर मारता है कि कुछ तो मिल रहा है, एटलीस्ट वो इंसान बच तो जाएगा वहाँ। कुछ तो मिल रहा है, कुछ नहीं से बेटर। मैं अगेन ये नहीं कह रही कि मॉरली सही है, एथिकली सही है, नहीं है। बट ये सारी चीज़ें ना हवाई बातें रह जाती हैं जब ज़मीनी सच्चाई पे इंसान आता है कि ठीक अच्छा क्या है? अच्छा कुछ नहीं है, जो जिस समय हमारी जेब अलाउ करती है वो हमारे लिए अच्छा है। हुँ। एग्ज़ैक्टली मैम एंड एटलीस्ट कम से कम वहाँ पे जाके अब वो इंसान दवाई अफ़ोर्ड कर नहीं सकता, तो एटलीस्ट उस ईश्वर पे छोड़ देता है और उस इंसान को वहाँ बंद कर देता है और उसको लगता है कि क्या पता शायद वो ठीक हो जाए क्योंकि बाहर तो उसकी लाइफ़ एंड डेथ का रिस्क है। मैम रिहैबिलिटेशन अगर जिसके प जो अफ़ोर्ड कर सकता है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने पहले भी बताए कि ये फैक्टर्स तो होने ही चाहिए अगर आप उसमें भर्ती करवा रहे हो तो? ओके, सेंट्रल में एक विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट और एक इन हाउस साइकोलॉजिस्ट है। जो साइकियाट्रिस्ट आके दवाई का मैनेजमेंट देखें किसकी क्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे चेंज करनी है। साइकोलॉजिस्ट इन हाउस होते हैं या विजिटिंग होते हैं डिपेंडिंग कि उनकी रोज थेरेपीज हो रही हैं, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग क्या हो रही है। जैसे जनरली कुछ जगहों पे बास्केटबॉल, ये पैसे पे डिपेंड करेगा कि इतना बड़ा सेंटर है। ज़्यादा अच्छा है तो चेस खिलवा रहे होंगे, गोल्फ खिलवा रहे होंगे, टेबल टेनिस खिलवा रहे होंगे। एक कोई ना कोई फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटी, म्यूजिक थेरेपी, योगा, डांस क्लास, जनरली योगा एंड डांस क्लासेस तो रहती ही हैं। तो इजी टू गेट ट्रेनर ना। हाँ, ओके। जिसका ट्रेनर हमें मिल जाए और जिसकी अवेलेबिलिटी हो। फीजिबिलिटी एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है जिसके बिना काम नहीं हो सकते। अब हम चाहते तो हैं सब रखना, बास्केटबॉल कोच मिलेंगे कहाँ? मेरा यस, यस। तो कहीं न कहीं साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एक अच्छा खाना तो होना ही चाहिए वहाँ पे। डाइट जो है डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन योर ब्लड रिपोर्ट, डाइट भी हर आदमी को सेम थोड़ी चलेगी। के कि भैया इसको खिचड़ी ही खानी है। किसी का अलावा नहीं दे सकते या इसे प्रोटीन ज्यादा देना है, इसे प्रोटीन ज्यादा नहीं देना है। मैम अब यहाँ पर आते हैं क्रेविंग्स को भी पकड़ते हैं। क्रेविंग्स की बात आपने पहले भी करी है। क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी क्रेविंग कंट्रोल हो गई ना, मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर मुझे शाम को क्रेविंग होने लग जाती है। 5 बजे के बाद जैसे ही मैं ऑफ़िस से निकलता हूँ, शाम को क्रेविंग होने लग जाती है। क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए क्या एक मेडिसिन ली और मेरी क्रेविंग भाग गई, ऐसा होता है? या क्रेविंग कंट्रोल के लिए मेडिकेशन जो है एक सपोर्ट ही दे सकता है? आपको लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने हैं? तो मैम इसको आप कैसे डील करते हैं? अगर कोई पेशेंट आए और बोले कि मेरे को शाम को डॉक्टर मैडम मैं तो दिन भर बढ़िया से काम करता हूँ, मस्त काम करता हूँ। जैसे ही ऑफ़िस से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरा गाड़ी ऑटोमेटिकली ठेके वो पर बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो गया ना, आदत पड़ गई रोज़ों में यही काम करने की। मेडिसिन डज़ नॉट कवर एवरीथिंग, मेडिसिन कवर्स अ लॉट बट नॉट एवरीथिंग। उस समय पूरा लाइफ़स्टाइल चेंज ही, उस रास्ते को ही छोड़ दो अगर रास्ते में दुकान पड़ती है तो। कि उस पूरा आप अपना एक टाइम बदल दो आने-जाने का। उस टाइम पे कोई और क्लास जॉइन कर लो, उस समय बैडमिंटन लगा लिया, उस समय कोई और क्लास लगा ली, उस समय मंदिर चले गए। मतलब एक्स, वाई, ज़ेड जो भी कर सकते हैं, हमें वो समय ही काटना है। अगर हम सोचे दवाई खा के क्रेविंग खत्म हो जाएगी, दिख रही है सामने दुकान, इतनी कौन-सी स्ट्रॉन्ग दवाई है जो इच्छा ऐसी बंद कर देगी कि देख के हम देखा हो जाए। हाँ, ये यूजुअली चेंजिंग योर रूट टू एंड फ्रॉम वर्क आल्सो हेल्प्स। जैसे यहाँ बोला जाता है ग्रुप थेरेपीज़ में पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन। आपको वो इंसान मत छोड़ देने हैं, आपको वो जगह छोड़ देनी है, आपको वैसी सिचुएशन में आना छोड़ देना है। तो अगर ये 3 चीज़ों पे आप काम करते हो तो कहीं न कहीं आपकी क्रेविंग्स जो है वो कंट्रोल होती है। मैम बिना मेडिकेशन के पॉजिटिव थिंकिंग अब यहाँ पर ना एक और रीज़न भी आता है कि मैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। मेरे लाइफ़ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरी बीवी मुझे समझती नहीं है, मेरी माँ मेरे से अब बात नहीं करती। और मेरे बच्चे जो हैं मुझे इग्नोर करते हैं या एक्स वाई जेड भाई का बोल दो। तो यहाँ पर जो एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि इंसान नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव करना ये या फिर वो नेगेटिव इस वज़ह से हुई है कि वो पी ज़्यादा रहा है। बोथ। आई थिंक स्टार्टिंग इज़ अगेन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन स्टार्टिंग थी या सिचुएशनल प्रॉब्लम जो हम बोलते हैं बायो, साइको, सोशल फैक्टर। बायोलॉजिकली आप प्रीडिस्पोज्ड होंगे शायद लेने के लिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की मैंने लेना स्टार्ट किया, बुकेंडलिंग स्टार्ट हो गई मेरे अंदर और सोशल फैक्टर्स नहीं फैमिली प्रॉब्लम है। तीनों अटैक करने पड़ेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं।
दवाई का अगेन मैं बार-बार बोलती हूँ, मैं तो ऑब्वियसली साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैं तो बहुत प्रो मेडिसिन्स हूँ। बट स्टिल आई वुड कीप ऑन सेइंग दवाई हर चीज़ नहीं है। जब तक साथ में थेरेपी और लाइफ़स्टाइल चेंजेस नहीं लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बहुत टेम्परेरी आएगा, फिर रिलैप्स के चांस बढ़ जाए। कि तो बायोसाइकोसोशल है, ये तीनों फैक्टर पे कहीं न कहीं काम करना ही पड़ेगा। एक साथ कहते हैं ना कि अगर क्लीन बोल्ड नहीं होना है क्रिकेट में तो पैर भी बचाना है, उसके बाद बैट और बॉल से भी लगा रहा है। ऐसा नहीं है कि पैड बचा रही है और वो उड़ गया और अगर किल्ले बचा लिए तो पैड पे लग गई। सब कुछ वो सब कुछ जो है आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप इस घातक बीमारी से निकल सकते हैं। मैम यहाँ पर अब फीमेल फैक्टर पे आते हैं। ओवरथिंकिंग जो है, ओवरथिंकिंग गर्ल्स में बढ़ती जा रही है और वो कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी का फैक्टर बन रहा है। और उस बीच में उन्हें कोई ड्रग्स या नशे का बोलता है, ऑफ़र करता है कि आप इसको ले एक बार, कहीं न कहीं रिलैक्स मिलेगा। तो ये क्या प्रॉब्लम सच में ओवरथिंकिंग की बढ़ती जा रही है आजकल? अब फीमेल साइकी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगेन जो हम बायोसाइकोसोशल बोलते हैं ना, उनके साथ सोशल इश्यूज़ तो ज़्यादा हैं ही, नो डिनाइंग दैट। उनके साथ बायोलॉजिकल इश्यूज़ भी बहुत हैं। द मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लेज़ अ वेरी, वेरी बिग रोल हियर, जो अभी भी बहुत लेवल तक मिसअंडरस्टूड है। आपको पता है जो स्टडीज़ देखिए आधे से ज़्यादा रिसर्चेज़ में फीमेल्स को इसलिए नहीं लिया गया कि ये फैक्टर्स कंफाउंडिंग कौन करेगा कि पीरियड से क्या हो रहा है, क्या नहीं। स्टिल अंडर स्टडीड, एक्सट्रीमली अंडर स्टडीड। तो आज हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि पीरियड्स में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऑन द होल माइंड एंड बॉडी। तो यस, फीमेल फैक्टर एक ज़रूर है कि उन्हें जो बीमारी होती है उसे पकड़ना मुश्किल है। सोशल फैक्टर्स जस्ट ऐड ऑन टू दैट एंड क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो ये वाली चीज़ के चलते ये ज़रूर है, यहाँ पीयर प्रेशर बढ़ रहा है और हमें अगर कहीं न कहीं कोई आउटलेट मिलता है कि इससे आराम हो जाएगा, उससे आराम हो जाएगा, तो इंसान उस तरफ भागना शुरू ज़रूर कर देता है। बट अगेन वो ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकता। A lot of things I think come with age, good social support, family support, आपकी शायद जॉब से आएगी, शायद पैसे कमाने से आएगी, शायद शादी से आए, शायद बच्चे से आए। ये तो अपनी फैमिली के ऊपर है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर है कि किस चीज़ से लाइफ में ठहराव आया या किस चीज़ से एक वेकिंग अप कॉल हुई कि ओके नाउ आई थिंक आई नीड हेल्प। पर वो जब समझ में आ जाए तब बेटर है। अब वो इंसान को कभी भी समझ में आ सकता है। एंड स्पेशली यंगर जनरेशन आई ऑल्सो फील कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। इनके पास हेल्प लेने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और स्टिग्मा रिलेटिवली कम है। तो जल्दी लोग आ भी रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए एंड दे नो कि अच्छा ये ऐसा होता है तो इसका इलाज कराया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अवेयरनेस जो है बढ़ रही है। वो बढ़ रही है और अब लोग जो है अपने आप को पुश कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। मैं पेट किलर और स्लीपिंग पिल्स की बात करता हूँ मैं यहाँ, या फिर मैं एक पेंटाप्रोज़ोल चलती है, कुछ-कुछ मेडिकेशंस एडिक्ट को पता लग जाता है या किसी नशेबाज को पता लग जाता है कि ये दवाइयों से मैं ठीक हो जाता हूँ। और फिर वो अल्कोहल पिएगा, उसके बाद उसकी तबीयत खराब होएगी, वही-वही दवाइयाँ लेके फिर वो बार-बार ठीक होने लगता है। ये कहाँ तक डेंजरस है, क्योंकि ये एक विशियस Very dangerous. I will tell you again, the problem is not just the person. The problem is our whole setup. जी। How can a person get narcotics without a prescription? आई थिंक द प्रॉब्लम बड़े शहरों में कम है, छोटे शहरों में ज़्यादा है। बड़े शहरों में शायद आपको नॉर्मल दवाई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना मिले। आई सी ऑनलाइन पेशेंट्स एंड वो बहुत बार बता देते हैं ये नॉर्मल सी दवाई है और ये नहीं दे रहे बिना, और ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं दे रहे। कि रेगुलेशन तो है ही ना, अब वो मान कितने लोग हैं कितने नहीं। थोड़ा गाँव की तरफ जाइए, थोड़ा और इंटीरियर में जाइए, आप तो दोगुने पैसे दीजिए आपको शायद मिल जाए। मिल जाती है। दिस इज़ व्हाट पेशेंट्स कम एंड टेल मी, और यही उन्होंने हमें बताया जी मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है? आप 10 लो, 40 ले लो। सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। और उसमें इंसान क्या करता है ना, वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी क्रेविंग ये सब छांट देता है। उसे पता लगता है ये खा के ज़्यादा असर आ रहा है, ये खा के कम असर आ रहा है। तो वो अल्कोहल तो लेगा या नहीं लेगा? वो नींद की दवाई या जो रिलैक्सेशन की दवाई थी वो उसके डिपेंडेंट हो गया। उससे असर तो कुछ हो नहीं रहा, रात को ली सुबह तक बेकार। तो क्या हुआ, वो 1, 2, 3, 5, 10, फिर पता चला अल्कोहल तो छूट गई थी जी इनके 5 साल पहले, अब ये 10 गोली ले रहे हैं। आपने लिखी थी, बिल्कुल। उन डॉक्टर साहब ने लिखी थी इसलिए ये ले रहा है। आप गए दिखाने? हम घर पे बैठ के खा रहे हैं, उसे 5 माँगते 5 दे देते हैं। लूप है। सेल्फ मेडिकेट करके वो डोज़ बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है। साइकियाट्रिस्ट जो है, उनके पास अगर जाते हैं, डॉक्टर के पास बार-बार जाते हैं, तो वो डोज़ को कम करते हैं। धीरे-धीरे वो बीमारी से दूर कर दवाइयों से आपको दूर कर देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो रहा है। आज उसने मान लो लिब्रियम 20 एमजी ली, फिर कल को बढ़ाएगा डोज़, फिर कल को बढ़ाएगा, फिर 2-3 नींद आ रही है अच्छी। क्योंकि वो उसके लिए ब्रेन में कोई चेंजेस नहीं कर रही है। जो मेन दवाई थी वो तो बंद हो गई।
ये तो सिर्फ 12 घंटे 14-15 घंटे की दवाई है, निकल जाएगी शरीर से, कल आपको फिर चाहिए। मैम इमोशनल एडिक्शन की बात करते हैं, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं फीमेल्स में, वो कहीं न कहीं इमोशनल एडिक्शन की तरफ आई वुड से बोथ जेंडर्स। टेक्निकली आप देखिए ब्रेन के लिए डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि आप नशा कर किस चीज़ का रहे हैं, इंसान का या ड्रग का। ब्रेन में डोपामाइन तो एक टाइम पे शूट हो रहा है, वो किसी से बात करके हो रहा है या नशा लेके हो रहा है। यस मैम। तो इमोशनल अटैचमेंट इज़ अ गुड थिंग। हाँ। इमोशनल एडिक्शन इज़ प्रॉब्लमैटिक। क्यों? क्योंकि बात नहीं करोगे तो आपको क्रेविंग हो। क्रेविंग हर चीज़ की हो सकती है। तो स्पेशली यंग एज, बिकॉज़ क्या होता है ना, एक हमारा इमोशनल सेंटर है ब्रेन का, वो जल्दी डेवलप हो जाता है रिलेटिवली। और एक ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है सोचने समझने का फिल्टर एरिया, ये थोड़ा एज के साथ डेवलप होता है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना टीनेज प्रॉब्लम्स हैं और ये वाली चीजें हैं, इसका भी बायोलॉजिकल बेसिस है कि वो इमोशनली ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और अभी सोशली शायद उतने इन्वॉल्व नहीं है। तो ब्रेन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ये सोशल डिफरेंस या हम कंज्यूम का डिफरेंस है। दोनों को हो सकता है, उसमें सेम फैक्टर्स जो अल्कोहल में लगते हैं, यानी पर्सनालिटी, बिहेवियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो ही लगेंगे। अब मैम आगे चलते हैं, कुछ फीमेल्स के मेरे को भी डीएम आए कि उनको कहीं न कहीं अल्कोहल से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो एक ही बार डीएम आया। उसके बाद अगर मैंने उनको बोला कि काउंसलिंग स्टार्ट करिए, आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलिए, उसके बाद कोई डीएम नहीं आया। कहीं न कहीं डबल स्टैंडर्ड है सोसाइटी का। फीमेल एडिक्ट्स जो हैं वो अंदर ही अंदर शायद मुझे लग रहा है मेल जो है वो तो अवेयर हो चुका है, वो कहीं न कहीं अप्रोच करने लग गया है, लेकिन फीमेल अभी भी जो है अप्रोच नहीं कर ये हमने कहा ना बायो साइको सोशल, अब वो सोशल प्रॉब्लम कैसे कवर करें? आप दिखाने जाएँगे वो घर पे नहीं बता सकते। वो कहीं जाएँगे वहाँ जजमेंट मिलेगी। और कई बार आई वुड से आस-पास के लोग, अच्छा लड़कियों की भी लिखी, अच्छा लड़कियाँ भी कर लेती हैं ये काम। वो ये स्टेटमेंट सुनना नहीं चाहते। यूजुअली आपकी बात सही है, फीमेल फॉलो अप बहुत जल्दी होता है। लॉस टू फॉलो अप, रिलैप्स ज़्यादा होता है क्योंकि सोशल सपोर्ट कम है। मेल के साथ पूरा फैमिली लग जाएगी क्योंकि वो कमाने वाला इंसान है, उसे सही करना ज़रूरी है हमारे घर के लिए। मदर, वाइफ, बच्चे सब लगेंगे कि ये काम करने जाएगा तो हम खाएँगे क्या? फीमेल के साथ उसे शेम और शायद स्टिग्मा ज़्यादा मिलेगा और मे बी वो इतना फैमिली इम्पोर्टेंट मेंबर ही नहीं है। हुँ। ओसीडी एंड एडिक्शन का कोई रिलेशन है मैम? ओके, टू सिम्प्लीफाई इट वेरी ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक काम करने की इच्छा हुई और इतनी ही हुई कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते और इसके लिए वो काम करना पड़ा, तो सोच और काम। बट ब्रेन में इम्पल्सिविटी का सेंटर वही है, तो दोबारा दोबारा काम करने की इच्छा, कहीं ना कहीं हम दोनों डिसऑर्डर को बहुत डिफरेंट मानते हैं। बट अगर न्यूरोकेमिकल लेवल पे देखा जाए या न्यूरो पाथवेज देखे जाए, तो हमेशा सिमिलर पाथवेज, एक इम्पल्सिव कंपल्सिव पाथवेज होते हैं, हम उससे दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोटा मोटा इसमें डोपामिन का रोल है। कोई काम करते हैं, हाथ धोए जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, तो दोबारा काम करने की इच्छा हाथ धोने में भी डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है? हर चीज में है। आप एक अच्छे चिप्स का पैकेट खाइए, कितनी खुशी मिलती है। जो भी चीज़ मुझे खुशी दे रही है, बट अगेन स्लो खुशी, फास्ट हिट खुशी। जो भी चीज़ हिट्स हार्ड एंड फास्ट, उसका एडिक्शन तो एडिक्शन हो जाएगा। दैट इज़ व्हाई ड्रग्स का होता है। ओके। पीक जा रही है। बोला जाता है ना पूरे दिन आपने मूवीज़ देखी, एंटरटेनमेंट देखा, रील्स देखी, उसमें जितना डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है वो आपके 2 पैक में हो रहा है शाम क्योंकि वो स्लोली है ना, और इसीलिए मज़ा भी आजकल कम आ रहा है। आप सारे दिन वो मूवी फ़ोन पे देख रहे हो, आपको क्या लगता है, आपको आपको आपकी पिक्चर हॉल जाके उतना मज़ा आता है? नहीं आता। वो हमारे लिए नॉर्मल हो गया ना, उसका वो हिट ही नहीं आ रहा। मेरे लिए वो रोज़ की ज़िंदगी है। मेरे लिए अच्छी मूवी, बुरी मूवी एक ही बात है। यस। तो जो चीज़ें मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलती थी, वो आज ईज़ी अवेलेबल है चुटकियों में, तो वो कहीं न कहीं वो उतनी खुशी नहीं ये पूरी जनरेशन की ही प्रॉब्लम हो गई है एंड आई एम नॉट सेक्लूडिंग माई सेल्फ फ्रॉम द जनरेशन। हम भी यहीं रह रहे हैं, यही कर रहे हैं। हाँ, हर चीज़ की ईज़ी अवेलेबिलिटी से प्रॉब्लम बढ़ेगी और अभी कुछ भी नहीं है, अभी और बढ़ेगी। मैम लड़कियाँ ज़्यादा प्रोन है ओसीडी को लेके या फिर सब्सटेंस डिसऑर्डर को लेके अगर एक वर्ल्ड की स्टडीज़ में देखा गया है कि लड़कियाँ ज़्यादा नशा करती हैं। आई वुड से करते मेल्स ज़्यादा हैं, बट यस फीमेल्स में प्रीडिस्पोजिशन फॉर मोस्ट ऑफ द इलनेस ज़्यादा है। बायोलॉजिकल मेकअप है, हॉर्मोन्स हैं, बहुत चीज़ें हैं। इट इज़ ईज़ियर फॉर अ फीमेल टू गेट एडिक्टेड। अब वो बहुत सारे एंजाइम और उसका रोल है कि उनमें वो वाला पाथवे कैसे काम करता है, उन्हें हिट ज़्यादा करती है, कम हिट कर जाती है। ओके। बट येस फीमेल्स हैव अ टेंडेंसी फॉर मोर एंजाइटी, मोर डिप्रेशन, मोर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स सारे, एंड येस एडिक्शन ऑल्सो।
फीमेल जो एडिक्ट है या फीमेल सब्सटेंस डिसऑर्डर में अगर बढ़ रही है, तो क्या उसको फीमेल साइकोलॉजिस्ट और फीमेल साइकियाट्रिस्ट से ही मिलना है? नॉट नेसेसरीली, आई वुड नॉट। वो सब भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगी या ओपनली उनसे बात कर पाएँगी? तो उल्टा भी फिर इसका मतलब हम मेल का नहीं समझ पाएंगे। आई डोंट थिंक, सी व्हेन यू सिट इन अ पोजीशन ऑफ पावर या व्हेन यू सिट इन अ पोजीशन ऑफ हेल्प, आई डोंट थिंक वी सी जेंडर और पीपल या कास्ट, रिलीजन, एनीथिंग, वी सी पेन। कितनी बार ऐसा होता है कि आप देखिए ना, जो सोसाइटी में नॉर्मल चीजें हैं वो डॉक्टर्स के चेम्बर में आके खत्म हो जाती है। पूरा नाम कौन पूछता है? नहीं पूछा जाता है। कितनी बार ऐसा होता है, मुझे पता भी नहीं होता, कितनी बार बिना नाम के भी हो जाता है कि अच्छा नाम हम बाद में लिखेंगे, पहले तुम तकलीफ बताओ, आपने अगर इतने पेन में है तो। आई डोंट थिंक वी सी जेंडर, आई डोंट थिंक वी सी एनीथिंग बिसाइड्स पेन। तकलीफ है, हम तकलीफ की हेल्प करने के लिए बैठे हैं। एंड सिमिलरली उनको भी सेम कंफर्ट आना चाहिए, बी इट विद द मेल, बी इट विद द फीमेल। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा लेवल पे ये मैटर करता है। अगर बहुत ज़्यादा किसी की प्रेजुडिस नहीं है तो मैंने ही मन में नहीं बैठा रखा, अगर नहीं मुझे फीमेल डॉक्टर को ही दिखाना है और कोई नहीं दिखाना है, अनटिल अनलेस ऐसा नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट मैटर्स। वैसे भी डॉक्टर्स के पास हज़ारों पेशेंट आते हैं, उनको क्या मतलब कई बार ऐसा भी लगता है कि एनोनिमिटी रहेगी, नहीं रहेगी, क्या मैं सारी बातें शेयर कर सकता हूँ? क्या सारी प्रॉब्लम्स उसी को ही शेयर नहीं कर पाते पेशेंट? आई वुड नॉट से एक बार में कॉन्फिडेंस बन जाता है, कभी थेरेपी सेशंस में टाइम लगता है, कंसल्टेशन में टाइम लगता है। अगर पेशेंट कह भी रहा है मैंने आपको सारी बात बता दी, आई डोंट बिलीव इट। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार में इतनी रैपो एस्टैब्लिश नहीं हो जाती कि आप अपनी सारी तकलीफ बता पाएँ। कई बार दूसरी, तीसरी बार में और चीज़ें निकल के आती हैं। बट ये ऐसी अंडरस्टैंडेबल है, ह्यूमन नेचर है। और यही साइकियाट्री की स्किल है कि वो किसी और को क्यों नहीं बता रहा और आपको क्यों बता रहा। बिल्कुल। मेंटल इलनेस को ना ग्लैमराइज़ करके दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे और वहाँ पर ये बोला जा रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हम देखो अच्छे से घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी। ये बहुत प्रिविलेज्ड बात है करने के लिए। मैं बार-बार ये बात बोलती हूँ एंड सोशल मीडिया पे स्पेशली ये बात मैं बहुत बोलती हूँ कि जितनी सोशल मीडिया पे बात हो रही है ना मेंटल इलनेस की, वो बहुत टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एंग्जायटी, डिप्रेशन। उसके नीचे जो पूरा प्रॉब्लम है ना, वो लोग नॉर्मल लाइफ में आई थिंक इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या-क्या इश्यूज हो सकते हैं। वी टॉक अबाउट नॉर्मल एंग्जायटी। सी, एंग्जायटी नॉर्मल इमोशन है, एंग्जायटी बीमारी नहीं है। एंग्जायटी सबको होती है, एंग्जायटी की बीमारी सबको नहीं होती। यस ना। तो पहली बात, हम आपको बीमारी है भी कि नहीं है, क्या पता आपको नॉर्मल एग्जाम आ रहा है, घबराहट है, होगी मुझे, यस। वो बीमारी नहीं हो सकती है। ये जांच नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है। आपको पेपर प्रेजेंटेशन से पहले डर क्यों नहीं लग रहा? थोड़ा बहुत लगता ही है ना सबको। तो अगेन, आपको बुखार भी अगर है, दूसरे के लिए बोलना बहुत आसान है, काम कर लो, बट जिसको है उसे पता है उसका दर्द क्या है। सिमिलरली जिसको बीमारी है सिर्फ वो समझ सकता है यस। कि मैं कितने कष्ट में हूँ। दूसरे के लिए बोलना आसान है, अरे छोड़, उठ, काम कर, कोई बात हुँ, हुँ। तो मतलब ऐसा नहीं है, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की बस सोशल मीडिया पे बात होती है और वो बहुत ही छोटा टॉपिक है और वो हाँ, नहीं। ये मुझे लगता है बहुत माइल्ड लेवल की बातें हैं। कुछ हुआ मैं सब में थोड़े दिन परेशान हो गई। दे ऑल्सो डू नॉट नो, जो लोग बात कर रहे हैं वो डायग्नोज्ड है या वो थोड़े दिन सैड थे। डिप्रेशन इज नॉट सैडनेस। बिल्कुल। तो असली जो पता है आइडेंटिफिकेशन है, वो रील से नहीं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही पता लगेगी। घर पर आप उस वो आपको अगर एंग्ज़ायटी नहीं भी है ना, तो आप सोच-सोच के उसको कहीं न कहीं मार सेल्फ डायग्नोज हम बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं करना। कई बार जैसे लोग ने आके बोला कि मुझे डिप्रेशन है, सर नहीं है, आप तकलीफ बताइए, हम बताएंगे है या नहीं। मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया था, उसमें डिप्रेशन है, नहीं है, आप तकलीफ बोलो। A lot of times I just say you don't need medicines, आप थेरेपी लीजिए, कुछ दिन आपकी सिचुएशनल इशू है, बेटर हो जाएगी। तो सेल्फ डायग्नोसिस से क्या होना है? और क्यों अपने ऊपर एक लेबल और लगा लो। मैम लास्ट क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा पेशेंट जिसने आपको पर्सनली अफ़ेक्ट किया हो और काफ़ी लंबी थेरेपीज़ उनके साथ चली हों आपकी एंड आखिरकार वो एक अच्छा जीवन जी रहा हो, कोई ऐसी स्टोरी? आई वुड से वो कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात है। बट यस, आई वुड नॉट से वन इन पर्टिकुलर। आप समझते हैं हम रोज कितने पेशेंट देखते हैं। मुझे उल्टा मैं बताती हूँ, आई थिंक मुझे इंस्पिरेशनल लगता है रादर देन अफेक्ट ना, कि जब लोग बेटर होके आते हैं या एडिक्शन छोड़ते हैं या कोई अपने प्रॉब्लम ओवरकम करते हैं ना, मुझे इंस्पिरेशनल लगता है कि ये इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती।
या फिर हमारे पास जैसे कई जगह सेंटर्स पे होता है, क्लासेस कराते हैं हम, डी एडिक्शन की कराई, ओसीडी की कराई। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे लोग आएँ और अपनी चीज़ें बताएँ जिससे औरों को होप मिले। वॉलंटियर। तो आई थिंक इट इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट जर्नी। अ, बहुत ही अच्छा महसूस होता है जिस दिन किसी की दवाइयाँ बंद होती हैं, जिस दिन कोई पेशेंट डिस्चार्ज होता है, जिस दिन वो घर जाता है, जो वो नींद आती है वो मैं ही जानती हूँ। बहुत इंस्पिरेशनल है, दोबारा वो दिखाने आते हैं कि सब छोड़ दिया, काम पे जाने लग गए, वो फीलिंग अलग है। आई थिंक वो उस दिन को पता लगता है अच्छा इसलिए हम काम कर रहे हैं दिन की। तो ब्यूटीफुल जर्नीज़ ऑफ सच सच ब्रेव पीपल। बहुत हिम्मत लगती है अपनी बीमारी से बाहर निकलने के लिए क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज बहुत है इसी। तो आई वुड रियली से एनीवन हू जस्ट वांट्स हेल्प स्टार्ट टुडे। कल परसों कुछ नहीं है, जो है आज ही शुरू करना है और आज से ही होगा। कल के इंतज़ार में कल ही कल होता चला जाएगा। और साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या मेंटल इलनेस से लड़ना एक हिम्मत है, कमज़ोरी नहीं है। बिल्कुल। जो लोग समझते हैं कि कमज़ोरी है हमारी, या हम कहीं न कहीं हम ऐसे इंसान तो नहीं हैं। ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, किसी भी स्टेज पे हो सकता है। तो ये थी डॉक्टर राशि मैन, एंड मेरठ से आई थी मैम स्पेशली। एंड संडे का दिन है, मैम के पास वक़्त नहीं है ज़्यादा, थोड़ा और टेक्निकल इसको पार्ट 2 मैम के साथ ज़रूर करना चाहूँगा। प्लीज़। बहुत अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा। मैं मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से मैम आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे इंटरैक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कंसिडरिंग यू आर वेरी ओपन दैट यू हैव बीन थ्रू ऑल दिस। तो यही मैं बोलती हूँ कि जब इंसान एक पर्सनल लेवल से बोलता है ना, बहुत सच्चाई से बोलता है। बिल्कुल मैम। और मैम मैं खुद एडिक्शन में रहा हूँ ना, 5 साल सीवियर एडिक्शन में रहा हूँ और 12 साल मैंने ड्रग यूसेस किया है। तो मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या गँवाया, और टाइमली अगर मुझे चीज़ें पता लग जाती तो शायद मैं कुछ चीज़ें जो है अपनी बचा लेता, तो वो भी नहीं बच पाई। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक सिम्प्लीफाइड वे में एक जो है लोगों तक बात पहुँचे, और लोग अवेयर भी हो रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा भी रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो आप जैसे मैम साथ दिया, थैंक यू सो मच।